नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अगले चैप्टर में। तो आज की इस वीडियो में हम 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में कौन क्या होने वाला है, ये छोटे-छोटे 2 चैप्टर हैं जिनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आप। अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर की इसमें, तो वो है सीखने का पठार एवं वक्र, यानी कि प्लेटू ऑफ लर्निंग एंड कर्व ऑफ लर्न। ठीक है, ये 2 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि किसने क्या बोला है इसके बारे में। तो जो एक रॉस मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यानी प्लेटू है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर सीखने की गति तेज होती है तो ऐसे कर्व बनते हैं, ऐसे बन गया या फिर ऐसे बन गया। बट अगर वो लाइन बिल्कुल पठार जैसे ऐसे जैसे उठा और फिर ऐसे होने लगा, तो ये जो पठार है, यानी कि ये सीखने में आपके कुछ बाधाएं आ रही हैं। स्किनर ने क्या कहा, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध होता है। यानी कि अगर ये पठार ऐसे है तो ये उन्नति का बोध है कि एक तरफ से उन्नति हो रही है, आप सीख रहे हैं किसी चीजों को। रैक्स एवं नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। यानी कि इनके अनुसार ये है कि ये जो पठार बनते हैं वो कब बनते हैं, वो तब बनते हैं जब आप एक चीज सीख के दूसरी चीज सीखने जाते हैं, तो उस समय आपको थोड़ी मुश्किल होती है, तो उस समय ये पठार आ जाते हैं, यानी कि आपकी सीखने की गति धीरे हो जाती है। सोरेन सेन के अनुसार क्या है, सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, सप्ताहों एवं महीनों तक रह सकता है। मतलब उनका ये कहना है कि ये जो पठार बन रहे हैं सीखने में, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम तक ही रहे, कई बारी कुछ दिन तक रहते हैं, कई बारी कुछ हफ्ते रहेंगे, कई बारी महीनों रह सकते हैं। ठीक है, सबसे हम पहले बात करेंगे कि अधिगम और शिक्षण, यानी कि लर्निंग और टीचिंग। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एफर्ट्स, वो होता है हमारा सीखना, लर्निंग। शिक्षण, द एक्टिव फोर्स दैट डायरेक्ट्स द ट्रेवलर, यानी कि जो आपको लर्निंग कराने के लिए जिन गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं उसे शिक्षण कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है, बर्टन ने बोला था। आगे हम बात करेंगे प्रगति का मापन, सीखने का वक्र, यानी कि द लर्निंग कर्व। तो अब क्या है ना कि ये जो कर्व पठार, ये आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि है क्या, तो मैं बताता हूँ। पहले सीखने की सतत प्रक्रिया को जब ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो वह सीखने का वक्र, यानी कि लर्निंग कर्व कहलाता है। मतलब क्या है, जैसे हम एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर चीजों को डिनोट करेंगे, इस पे हम टाइम ऑफ प्रैक्टिस डिनोट करेंगे, इस पे हम अधिगम की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ लर्निंग डिनोट करेंगे। तो होगा क्या, ये कुछ इस तरीके का कुछ कर्व बन रहा है, यानी कि इसमें लर्निंग तेज हो रही है। सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शन, यानी कि उसकी उन्नति के बारे में प्रदर्शित करना कागज पे, यही है हमारा वक्र। अब यही अगर उसकी सीखने की प्रक्रिया धीरे होती तो ये कुछ ऐसा, जैसे स्टार्टिंग में तेज हुई और फिर पठार आ गया तो ऐसे बन जाता। लेकिन यहाँ क्या है, सीखने की प्रक्रिया सतत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इसको कर्व बोलते हैं, सीखने की प्रक्रिया जब बढ़ती जाती है। अब अगर हम देखें कि अधिगम के जो वक्र हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो 4 प्रकार के हैं। कैसे, पहला है समान निष्पादन वक्र, यानी कि कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, यानी कि अगर आप देखोगे अधिगम की मात्रा और अभ्यास के समय में एकदम बीचों बीच सीधी लाइन चलती गई, मतलब एकदम बराबर समय के साथ साथ उसके अधिगम की मात्रा बढ़ती गई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे कर्व की, जो कि है धनात्मक त्वरण वक्र, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। यानी कि इसमें क्या है, आरंभ में गति थोड़ी धीमी है, फिर वक्र फिर तीव्र हो जाती है, यानी कि स्टार्ट स्लो देन बिकम फास्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम पहले वाले से कंपेयर करें, इस वाले से कंपेयर करें, तो ये बिल्कुल ऐसे था। अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखिए ये लाइन नीचे है, यानी कि स्टार्ट होगा धीरे, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ ये तेजी से ऊपर चलता चला जाएगा, यानी कि स्टार्ट धीरे होगा लेकिन बाद में एक्सेलरेट कर जाएगा। थर्ड हम बात करेंगे ऋणात्मक त्वरण वक्र, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व। ठीक है, ये क्या है, इसमें इसका दूसरे वाले का बिल्कुल अपोजिट है। तीसरा है वो दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि आरंभ में गति तीव्र होगी फिर धीरे हो जाएगी। इस पे भी हम पहले वाले का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे आप देखोगे ऐसे, थोड़ा सा गलत बन गया, बट अगर आप देखोगे तो ये ऐसे बिल्कुल होना चाहिए पहला वाले के हिसाब से। इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो बहुत तेज चल रहा है, लेकिन फिर ये ऐसे ऐसे आके झुकने लगा कर्व, और ये ऐसे चला गया, यानी कि नेगेटिव त्वरण हुआ। स्टार्टिंग में तो उसने तेजी से सीखा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे
कम होता चला गया। अब अगर हम चौथे की बात करें तो ये है हमारा एस आकारीय वक्र यानी एस शेप्ड कर्व। इसमें क्या है, आरंभ में देखो दूसरे वाले की तरह आरंभ धीरे हुआ, फिर मध्य में तीव्र हुआ और फिर तीसरे की तरह इसका धीरे होने लगा। तो ये एक एस शेप का कर्व बना। अब जो हमारा पठार बनता है वो क्या है, उन्नति का रुक जाना। जब उन्नति में आपके रुकावट आती है तो वो पठार बनाता है। जैसा कि हमने बताया कि स्किनर ने बोला कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध होता है। अब हम बात करेंगे कि पठार का निदान और निराकरण यानी कि इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और इसके क्या क्योर हैं। तो हम अगर कॉजेज की बात करें तो कार्य की जटिलता, अगर कार्य कठिन हो जाता है, जैसे कोई चीज है बहुत कठिन है तो आपको सीखने में बाधाएं आती हैं, तो उस टाइम पे पठार बनता है। थकान और शारीरिक सीमा यानी कि अगर आप बहुत थक जाते हैं किसी चीज को सीखते हुए तो हमारे शरीर की भी एक सीमा है, तो वहां पे क्या पठार बनता है। पुरानी आदतों का संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओल्ड हैबिट्स, आपने कुछ पुरानी आदतें पाल रखी हैं, जैसे रट के पढ़ रहे हैं आप, तो स्टार्टिंग में तो रट के पढ़ेंगे तो आप चीजें ठीक है, छोटे लेवल पे चीजें याद हो जाती, बट जब आप बड़े होंगे तो आपको चीजें समझना होगा। वहां पे अगर आप रट रहे हैं तो दिक्कत है, तो फिर वहां पे आपकी ये पुरानी आदतें जो है प्लेटू बनाएंगी यानी कि पठार बनाएंगी। शिक्षण की अनुचित विधि, कई बार हम सही टेक्निक नहीं यूज करते हैं शिक्षण की, इसकी वजह से भी हम सीखने में पीछे रह जाते हैं, तो वहां पठार बन जाता है। अब इसका निराकरण यानी कि सोल्यूशन क्या है, देखिए अगर आपको थकान हो गई, शारीरिक सीमा रीच कर रहे हैं तो आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप आराम करिए, फिर आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट करिए। दूसरा है, अगर आदतों से आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप चेंज इन हैबिट्स यानी आदतों में परिवर्तन लाइए। अगला है शिक्षण की अनुचित विधि यानी कि अगर शिक्षण की विधि गलत है तो उसको ठीक करिए, सही शिक्षण विधि अपनाइए। कार्य में जटिलता हो रही है तो आप उचित प्रेरणा प्रदान करिए यानी कि सही दिशा में मोटिवेट करिए अपने आप को, या फिर जो भी आपको कर सके कराइए। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, तो हमारे मार्गदर्शन के लक्ष्य यानी शिक्षण के उद्देश्य, इसमें हम डिस्कस करेंगे टीचिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला एंड प्रिंसिपल्स। टीचिंग के क्या क्या मीनिंग होता है, क्या ऑब्जेक्ट है, फॉर्मूला क्या है एंड प्रिंसिपल्स क्या है। तो स्मिथ जो थे, एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे स्मिथ, इन्होंने क्या कहा था, इनके हिसाब से जो शिक्षण है वह उद्देश्य केंद्रित है यानी कि शिक्षण का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। जो दूसरे हैं वो हैं मॉरिसन। नेक्स्ट है मॉरिसन, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति व कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का घनिष्ठ संबंध है, जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित, यानी कि इनके अनुसार एक व्यक्ति यानी जो हमारा टीचर है वह ज्यादा हमसे जानता है, वह अधिक परिपक्व है, और हम जो एक स्टूडेंट हैं वह हम कम परिपक्व हैं। ये हम दोनों के बीच के संबंध को ही शिक्षण कहते हैं, जिसमें ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कम शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा प्रदान। ठीक है, बर्टन ने क्या कहा इस पे पेन, बर्टन के हिसाब से शिक्षण जो है वह अधिगम के लिए प्रेरणा है, पर प्रदर्शित करता है और प्रोत्साहन देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थाइन है। थाइन के हिसाब से अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, यानी कि जो अधिगम में वृद्धि करे उसे ही शिक्षण कहते हैं। हम बात करते हैं हफ एंड डंकन की। हफ एंड डंकन, तो इनके हिसाब से अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। सेम जैसा थाइन ने बोला था, सेम उनका भी यही कहना है कि शिक्षण में वृद्धि करना ही अधिगम है। अब शिक्षण के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जीवनोपयोगी ज्ञान देना, जो जीवन में उपयोग है ऐसा ज्ञान देना। ठीक है, सीखने के लिए प्रेरित करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, और क्रिएटिव कैपेसिटी यानी सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये हमारे हो गए शिक्षण के उद्देश्य। अगला हम बात करें शिक्षण के सूत्र की, तो शिक्षण के कुछ प्रमुख सूत्र हैं वो हम बताते हैं। पहला है सरल से जटिल। सरल से जटिल यानी कि आसान चीजों को पहले सिखाएं और फिर धीरे धीरे जब उनका ज्ञान बढ़ता जाए तो उन्हें कठिन चीजों की तरफ ले जाएं। ठीक इसी प्रकार है दूसरा। दूसरा क्या है, वो कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएं, यानी कि नोन टू अननोन। पहले जिन चीजों का ज्ञान है उसके बारे में बताएं और फिर धीरे धीरे उसको जो नहीं ज्ञात है उसके माध्यम से उसको उसके एग्जाम्पल से उससे रिलेट करते हुए बताएं। थर्ड है विश्लेषण से संश्लेषण, यानी कि शिक्षक पहले स्वयं पढ़ाई करे, उस विषय वस्तु की सारा विश्लेषण करे और फिर तब जाके वह स्टूडेंट्स को बताए उन चीजों को, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण। अगला है आगमनात्मक से निगमनात्मक, यानी कि इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ, यानी कि टीचर को पहले उदाहरण देना चाहिए जिस भी चीज के बारे में बता रहे हैं, फिर उससे
आधारित नियमों को बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बिल्कुल इसके अपोजिट आता है, निगनात्मक से आगनात्मक, यानी कि पहले आगनात्मक से निगनात्मक और दूसरा हो गया हमारा निगनात्मक से आगनात्मक, यानी कि पहले नियमों को बताएं और फिर उदाहरण दें। यही हमारी कुछ शिक्षण के सूत्र हैं। अगला अगर हम बात करें तो है सूचना का वास्तुकला, यानी कि द आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो हमने विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ की बात की, वो सूत्र यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहले एनालिसिस करें फिर सिंथेसिस करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, तो शिक्षण का पहला सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के कोई शिक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध, यानी कि कोरिलेशन, ज्ञान को वर्तमान उदाहरणों से जोड़ना। किसी भी ज्ञान को बताने से पहले उससे रिलेटेड उदाहरण दे, उससे जोड़कर बताएं ताकि लोग आसानी से सीख पाएं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, आंतरिक और बाह्य बल जो कार्य को संचालित करते हैं। जो हमारा मोटिवेशन वाला फैक्टर है वह असाधारण भूमिका निभाती है, यानी कि अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो चीजों को इजीली सीख पाता है, जल्दी सीख पाता है, मेहनत करता है। पुनरीक्षण एवं अभ्यास, यानी कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस करने से लोगों की क्षमता सीखने की बढ़ती है। नित नित करत प्रयास से जनमत होत सुजान, ये कहावत आपने सुनी होगी। अभी हम बात करेंगे मनोविज्ञान का इंजन पुनर्चक्र बलन, यानी कि इंजन ऑफ साइकोलॉजी द रीइंफोर्समेंट साइकिल। इसमें क्या है, अधिगम की क्रिया होती है, उसका सकारात्मक पुनर्बलन होगा एंड देन फिर अधिगम की दर में वृद्धि होगी। ये चलता रहता है, यही चक्र है हमारा। अगला हम बात करेंगे माइक्रो स्किल्स, बेसिक स्किल्स ऑफ टीचिंग। इसमें पहला आता है हमारा उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलेशन वेरिएशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्न पूछना। फिर है दृष्टांत, यानी कि गिविंग इलिस्ट्रेशन। व्याख्यान यानी कि लेक्चरिंग। फिर है छात्र व्यवहार का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। ये है हमारे शिक्षण कौशल। तो यही था आज का हमारा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अगर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।